बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगी, बहुत लंबा साथ है हमारा। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं? अभी तो पढ़ाएंगे बेटा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो कल हमने क्या पढ़ा था? हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं, कुछ मीनिंग्स हैं, उनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि भैया ये चीज है यहां पर। अगर हम ये टर्म सुनेंगे, मेटाबॉलिज्म सुना तो मेटाबॉलिज्म टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, है ना? चलो सुनिए जरा ध्यान से। तो मैंने कहा था कल कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? हम लिविंग्स के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। टू स्टडी अबाउट लिविंग्स, जितने भी आपके चारों तरफ आपके सराउंडिंग में लिविंग्स हैं, उन लिविंग्स के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाता है। देन मैंने कहा था कि लिविंग है कोई, ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? तो मैंने कहा था लिविंग्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं बच्चों, कुछ लक्षण होते हैं लिविंग के। अगर वो लक्षण किसी जीव में हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में हैं, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, तो वो क्या है? वो लिविंग है। जैसे सबसे पहला हमने कल पढ़ा था कि लिविंग वही है जिसके अंदर क्या होना चाहिए? सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा बॉडी जिसके अंदर सेल्स होनी चाहिए, कोशिकीय संगठन होना चाहिए। उस लिविंग का बॉडी किससे मिलकर बना हुआ होना चाहिए? सेल से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी जीव जिसके अंदर सेल हो, उसका शरीर सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसे ही आप क्या बोलोगे? उसे ही लिविंग बोलोगे। ये आपकी साइंस कहती है, सेल थ्योरी कहती है। आगे आपको पढ़ाऊंगी ये चीज। तो पहला कैरेक्टर, पहला लक्षण कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था कि लिविंग वही है जिनकी सेल्स में क्या हो? प्रोटोप्लाज्म हो। क्या हो बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। साइंस कहती है कि लिविंग वही है जिनकी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म हो। अब आपके दिमाग की सिट्टी पिट्टी गुल होगी कि मैम व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? राकेश रावत आपका नाम ले लिया बेटा, खुश रहो। अब बात यह आती है कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो मैं जो बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हक्सले। जिनका नाम क्या था? हक्सले। स्टेट पीसीएस का एग्जाम का क्वेश्चन बता रही हूं। हक्सले जी ने क्या कहा था? साइंटिस्ट थे हक्सले। हक्सले जी ने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का जो फिजिकल बेसिक यूनिट माना जाता है, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी लिविंग लिख दो, इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये सेंटेंस एक बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट। वहां पर आपको हक्सले सही करना था। अब ध्यान से सुनना, क्या कहा था हक्सले जी ने? कहा था कि जितने भी लिविंग्स हैं उनके बॉडी की जो फिजिकल बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो प्रोटोप्लाज्म है, वो जीव द्रव्य है। हिंदी में लिखोगे कि सभी जीवों के शरीर की भौतिक, ध्यान से सुन लेना, कि भौतिक इकाई किसे माना गया है? भौतिक इकाई जीव द्रव्य कहलाता है, या जीव द्रव्य को माना गया है। जीव द्रव्य माना गया है। बच्चों आप ना बुक्स में पढ़ते हो कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। अगर आपसे पूछे बेसिक यूनिट क्या है, तब आपका सेल होगा। लेकिन अगर पूछे फिजिकल बेसिक यूनिट क्या है, मतलब कि भौतिक इकाई किसे माना गया है या भौतिक इकाई आधार किसे माना गया है, तब आपका आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। और ये स्टेटमेंट किसने कहा था? हक्सले जी ने कहा था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो बच्चों आपने कहा कि कोई भी लिविंग है, वो लिविंग किसका बना हुआ होना चाहिए? सेल का
बना हुआ होना चाहिए, मतलब वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। ये बात आपने कल की क्लास में कही थी कि लिविंग वही है जिसका बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ हो। ये बात आपको समझ में आ गई। अब सेल के अंदर क्या है, एक सेल है ऐसे, और इस सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। आप जितने भी लिविंग्स हैं उनमें सेल्स हैं, और सेल्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगी हुई है उस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और मैं आपको ये बता रही हूं कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो इस सेल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मैटर है, जितना भी पदार्थ है, उसी को आपने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म कहा। सेल्स के चारों तरफ सेल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। लिविंग वही है जिसके अंदर सेल्स हो। अब सेल्स के अंदर क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म है। तो सेल्स को बोल दिया बेसिक यूनिट और प्रोटोप्लाज्म को बोल दिया फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग्स। ठीक है। अब आपसे पूछा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगी है उस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मैटर है उस मैटर को एक साथ एक टर्म दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो किसी भी कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी सारा पदार्थ है वो प्रोटोप्लाज्म, वो जीव द्रव्य कहलाता है। अब बात ये आती है कि मैम क्या है इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या है। तो मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक सेल है और इस सेल के चारों तरफ ये इसकी मेम्ब्रेन लगी हुई है ऐसे। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर आप जितने भी नाम देख रहे हो, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, प्रोक्सिसोम, ईआर, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट, जो भी आप देख रहे हो ये सब किसका हिस्सा है, प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सारा मैटर है, जितना भी सारा सब्सटेंस है, वो क्या कहलाता है, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनना कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जिसे आपने भौतिक आधार माना है किसी भी सजीव का, प्रोटोप्लाज्म को जिसको आप हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। क्या? पहला तो इस सेल के अंदर एक ऐसे लिक्विड पड़ा हुआ होता है, ऐसे एक लिक्विड है सेल के अंदर, एक जेली टॉफी। आप जेली जेली खाते हैं ना, आज खाया होगा, बचपन में खाते होंगे। एक गाढ़ा सा जेली आपका एक टॉफी आता है, उस जेली जैसा एक लिक्विड होता है इस सेल के अंदर जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है बच्चों सेल, कोशिका। प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। वो लिक्विड जो सेल के अंदर है उसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य माना जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को लिखोगे कोशिका द्रव्य। ये जीव द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है। दूसरा ये देखो बच्चों, ये सारे नाम पढ़ रहे हो आप, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, साइटोसोल, वैक्यूल, प्रोक्सिसोम, राइबोसोम, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है ये सब क्या है बताइए आप। तो बच्चों आप बताओगे ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनेली। ये सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं। इन्हें कहा जाता है कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। ये सब सेल के अंदर होते हैं। जब इन दोनों को जोड़ोगे, किस किस को जोड़ोगे, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेली इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है। बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए,
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया प्रोटोप्लाज्म किसका बना हुआ होता है, तो आप क्या बताओगे? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेली का मिलकर बना हुआ है। किस किस का? कोशिका द्रव्य और कोशिकांग का मिलकर बना हुआ है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड है। तो ये प्रोटोप्लाज्म का कैसा हिस्सा है? ये प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है प्यारे बच्चों, ये लिक्विड पार्ट है, ये तरल पदार्थ है प्रोटोप्लाज्म का। जबकि ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, एग्जाम्पल दो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आगे सब पढ़ाने वाली हूं आपको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे राइबोसोम, जैसे लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं? ये सब सेल ऑर्गेनेली कोशिकांग होते हैं और ये होते हैं सॉलिड। ये प्रोटोप्लाज्म का सॉलिड पार्ट है, ठोस पदार्थ है। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि प्रोटोप्लाज्म लिक्विड और सॉलिड दोनों से मिलकर बना हुआ है? यस मैम, यस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो सेल ऑर्गेनेली, सौरभ बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सब सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कोशिकांग होते हैं ये। अब एक कह रहे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा होता है, बेटा न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है दीपेंद्र। ठीक है, मैं सब पढ़ाऊंगी, फिलहाल जो जरूरी है सिर्फ वही सुनिएगा। सुनिए, हाँ जी, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, बिल्कुल होता है। तो मैंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड प्लस सॉलिड जब दोनों जुड़े, तरल और ठोस दोनों जुड़े, लिक्विड का मतलब क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट का नाम क्या है? आप आंसर करके आओगे साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट का नाम क्या है? सेल ऑर्गेनेली कोशिकांग। जैसे मैंने 3 लिखे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका मतलब ये मार्कर नॉन लिविंग है, ये एक निर्जीव है, मैं सजीव हूं, तो मेरी सेल्स के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, और मार्कर में तो सेल ही नहीं है, ये मार्कर तो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम के अंदर क्या होते हैं? आप बताओगे एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इसके अंदर एटम है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, वैसे मेरे बॉडी में सेल्स हैं और मैं किसकी बनी हुई हूं? तो मेरी सेल्स प्रोटोप्लाज्म की बनी हुई हूं। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की मिलकर बनी हुई होती है। और यह स्टेटमेंट कहा था हक्सले जी ने कि भैया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी की जो फिजिकल बेसिक यूनिट माना गया है, भौतिक आधार माना गया है, वो किसे माना गया है? वो प्रोटोप्लाज्म को माना गया है। ये हक्सले ने कहा था, जबकि प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी है वो पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने तो खोज की थी जीव द्रव्य की, लेकिन ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हक्सले ने दिया था। तो 2 कैरेक्टर हो गए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होने के, क्या क्या? तो पहला सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, दूसरा उसकी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। ये 2 कैरेक्टर हो गए। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का? अगर कोई सजीव है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? तो आप बताओगे तीसरा कैरेक्टर है उस सजीव के बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, और इसे हिंदी में कहा जाता है चयापचय की क्रियाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चयापचय की क्रियाएं होनी चाहिए, चयापचय होना चाहिए। कोई भी अगर लिविंग है तो उस लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। आप बहुत बार सुनते हैं डॉक्टर के मुंह से कि यार फलाना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, बोलते हैं ना डॉक्टर बहुत बार। क्या है ये मेटाबॉलिज्म? एक दिन में आपके बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उन सारी एक्टिविटीज को एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। आपके शरीर में एक दिन में जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं उन सबको एक साथ मिलाकर चयापचय या मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से सुनो। एक दिन में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उन सबको एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है।
या इन्हें उपापचयन की क्रियाएं कहा जाता है या चयापचय की क्रियाएं कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम किस टाइप की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज? आपने खाना खाया, खाने का क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी। आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने से ऑक्सीजन आपके खून के अंदर घुल रहा है, वो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ रहा है, दैट इज नॉन एज रेस्पिरेशन। आपके बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, आपके बॉडी में बहुत सारे नए नए कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड टूटते हैं, कुछ बड़े से छोटे में टूटते हैं, कुछ छोटे होते हैं वो आपस में जुड़कर बड़ा बनाते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं आपके बॉडी में। तो ये जितनी भी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या केमिकल एक्टिविटीज आपके बॉडी में हो रही हैं, उनको एक साथ मिलाकर एक टर्म दे दिया जाता है, क्या? मेटाबॉलिज्म। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी में होती हैं, उनको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो सकता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन सा? एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एक मिनट रुकना, मुझे खांसी सी उठ रही है, थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। कैटाबॉलिज्म को कहा जाता है अपचयन की क्रियाएं, अपचयन। एनाबॉलिज्म कहलाता है उपचयन। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, उपचयन। मैंने क्या कहा है, ध्यान से सुनना। मैं क्या पढ़ा रही हूं? मैं पढ़ा रही हूं, किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो ध्यान से सुनो। मैं लिविंग्स के कैरेक्टर पढ़ा रही हूं कि ये मार्कर नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूं, तो मेरे और मार्कर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो पढ़ा रही हूं मैं आपको। तो सबसे पहला मैंने पढ़ाया कि लिविंग वही है जिसके बॉडी के अंदर सेल्स होनी चाहिए। दूसरा, सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। तीसरा, लिविंग वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो, जिसके बॉडी में चयापचयन की क्रियाएं हो। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो आप क्या बताओगे? एक दिन में जितनी भी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आपके बॉडी में या किसी भी लिविंग के बॉडी में हो रही हैं, उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और ये मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होगा। कैसा? एक होगा कैटाबॉलिज्म, एक होगा एनाबॉलिज्म। एक होगा अपचयन, एक होगा उपचयन। अब कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ एक बड़ा सा कंपाउंड है और वो छोटे कंपाउंड में टूट रहा है, तो इसे कहते हैं एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। जब कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, एक बड़ा सा कंपाउंड है, ये टूट गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। जब कभी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है तो उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस और इस मैकेनिज्म को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है प्यारे बच्चों, डाइजेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। पाचन, पाचन का मतलब क्या होता है? आप खाते हो फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, देन आपके बॉडी में होते हैं कुछ एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? उस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, छोटा 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 तोड़ देते हैं एकदम। तो जब कहीं पर भी कोई एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो उस रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन या अपचयन की क्रिया कहते हैं, या उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारे बॉडी में या तो कैटाबॉलिज्म टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होंगी या हो रही होंगी एनाबॉलिज्म टाइप की। अब एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर ये एक बड़ा कंपाउंड क्रिएट करते हैं, तो उसे एनाबॉलिक रिएक्शन और उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपचयन की क्रिया कहा जाता है। तो हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती हैं, बहुत सारी एनाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती हैं। कैटाबॉलिक का मतलब है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा होगा। एनाबॉलिज्म का मतलब है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। आप कहोगे मैम एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल दो। जैसे आपने सुना होगा जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, जब बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, तब जाकर एक प्रोटीन बनता है। अमीनो अम्ल ऐसे छोटे होते हैं, तो जब ये अमीनो अम्ल ऐसे जुड़ेंगे तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल किसका बनेगा? प्रोटीन का बनेगा। तो बच्चों अमीनो अम्ल छोटे थे, प्रोटीन बड़ा था, तो छोटे छोटे आपस में जुड़कर एक बड़ा बनाया। तो ये कैसी प्रोसेस है?
ये प्रोसेस एनाबॉलिक। ऐसे ही विटामिन डी बनता है, आप जानते हैं आपकी स्किन के अंदर विटामिन डी बनता है, विटामिन डी भी एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो मैंने कहा हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन कुछ हो सकती हैं कैटाबॉलिक, कुछ हो सकती हैं एनाबॉलिक, और इन सारी को एक साथ मिलाकर आप क्या नाम देते हो, आप मेटाबॉलिज्म का या चयापचय का नाम देते हो। तो इस मार्कर के बॉडी के अंदर कोई भी एनाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ना इसके अंदर कोई कैटाबॉलिज्म हो रहा है। कहने का मतलब ये एक मार्कर नॉन लिविंग है। ये कैमरा, ये पोडियम, ये लाइट, ट्यूबलाइट, पंखा, सब कुछ क्या है, नॉन लिविंग, क्योंकि इनके बॉडी में क्या नहीं हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता है। लेकिन हम लोग या प्लांट्स या एल्गी, शैवाल, ये सब लिविंग है। क्यों है? क्योंकि इन लिविंग्स के बॉडी के अंदर, इन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। और लिविंग वही है जिसके अंदर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिनकी सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, और जिनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होनी चाहिए, वही लिविंग है, वही लिविंग है। तो 3 कैरेक्टर आपने लिविंग्स के पढ़ लिए। चलो चौथा कैरेक्टर बताती हूं आपको क्या होना चाहिए। चौथा कैरेक्टर लिविंग, उसी को माना जाता है जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जिसके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो। व्हाट इज न्यूट्रिशन? अगर कोई आपसे पूछे, आप पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ोगे आगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक चैप्टर पढ़ोगे प्लांट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, आप अपनी सेल्स, अपने टिश्यूज, अपने ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने के लिए आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट का इनटेक करते हो, बहुत सारे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हो। वो पोषक तत्व आकर आपकी सेल्स, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाते हैं। तो आपके बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए, आपका जब जन्म हुआ आप इतने से थे, छोटे से थे, आज देखो आप कितने बड़े हो गए। कैसे हुए? आपकी सेल्स, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ हुई, और उन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका इनटेक करना, उन पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी न्यूट्रिशन कहलाती है। अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, आपके सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इनकी ग्रोथ नहीं होगी। धीरे धीरे ये डैमेज होने लग जाएंगे, धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे ये स्ट्रोक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे ही, और ये आपकी इससे पूरी बॉडी नष्ट हो जाएगी। ये मार्कर है। क्या इसमें न्यूट्रिशन होता है? क्या ये न्यूट्रिएंट्स लेता है? नहीं लेता। लेकिन मैं लेती हूं। मैं 3 या 4 बार दिन में खाना खाती हूं, आप भी खाते होंगे। तो एक कोई भी लिविंग बॉडी है, उस लिविंग बॉडी की ग्रोथ को करवाने के लिए, उसकी वृद्धि को करवाने के लिए जो भी है वो लिविंग बॉडी बाहर से न्यूट्रिएंट्स को लेता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है। इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। पोषक तत्वों को ग्रहण करना किस लिए? ताकि उस सजीव के शरीर की ग्रोथ और क्या हो, उसका डेवलपमेंट हो, उसका वृद्धि और विकास हो। ये मार्कर जैसा बनाया गया आज भी वैसा ही है, इसकी कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन मेरा जन्म हुआ तो मैं इतनी सी थी, मेरे घर में एक छोटा सा पौधा लेकर आई, मैं इतना सा, आज इतना बड़ा हो गया वो, इसकी ग्रोथ हुई, क्योंकि पौधा और मैं दोनों लिविंग है, मार्कर नॉन लिविंग है। तो मैंने कहा कि न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वी इनटेक न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव के शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो भी बाहर से पोषक तत्व लेता है वो, या पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसे ग्रहण करने की जो जैविक क्रिया है उसे पोषण कहते हैं। ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन है, इसका मोड का मतलब है ये 2 टाइप का हो सकता है। एक या तो होगा ये ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है हेटेरोट्रॉप्स।
हेट्रोट्रोप्स। बाद में इनमें आगे चलकर और टाइप्स हो जाते हैं, सैप्रोफाइट आ जाता है, वो सब आगे बात की बात है, पैरासाइट आ जाता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं कुछ मीनिंग बता रही हूं, सिर्फ वो सुनते जाओ। न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है, उसके मोड दो टाइप के हैं, स्वपोषी और परपोषी। ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स, ऐसे जीव जो अपना खाना खुद अपने शरीर के अंदर बना ले, जो अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर अपना खाना खुद बना ले, अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद बना ले, शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स बना ले और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को काम में लेकर अपने बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा ले। इस टाइप के न्यूट्रिशन के मोड को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है और ऐसे जीव ऑटोट्रोफिक कहलाते हैं। और न्यूट्रिशन का मोड ऑटोट्रोफिक कहलाता है और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। तो मैंने, यस, न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, यस धीरज, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई इस धरती पर जीव है जो अपने शरीर के अंदर ही खुद खाना बना ले, उसका मशीनरी सिस्टम है, वो खुद से न्यूट्रिएंट बना ले अंदर ही, उसके पास कुछ ऐसी प्रोसेस है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो चाहिए उसके पास हैं वो सारी, और वो अपने बॉडी के अंदर ही खुद क्या बना ले, न्यूट्रिएंट्स बना ले और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को काम में लेकर अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा ले। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन के मोड को आप क्या बोलोगे, ऑटोट्रोफिक बोलोगे या ऑटोट्रोप्स कहलाता है। ये स्वपोषी, स्वयं बनाने वाला, अपना पोषक पदार्थों को स्वयं बना ले, उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे रंग के प्लांट्स। प्लांट्स को कभी आपने देखा है कि वो चलकर मार्केट गए हों और मार्केट से दाल सब्जी खरीद के लाए हों, फिर उसको पका रहे हों, फिर उसे खा रहे हों? क्यों? क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं। दूसरे आते हैं हेट्रोट्रोप्स, परपोषी। पर का मतलब दूसरा, जो अपना खाना अपने बॉडी के अंदर नहीं बना सकते, उनके पास वो सारी चीजें नहीं हैं जो खाना बनाने के लिए चाहिए, तो वो अपना खाना खाने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर खाना नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होता तो भाई हम बोलते हैं हम रोटी कमाने के लिए भागते हैं यहां से वहां, और अगर हमारे बॉडी के अंदर ही रोटी बनने लग गई तो कौन भागेगा? कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई काम धाम नहीं करेगा, सब जो जहां है वहीं पड़े रहेंगे बेड के ऊपर, क्योंकि खाना तो अंदर बन रहा है ना। तो अच्छा है भगवान ने हमें ऐसा मैकेनिज्म नहीं दिया, ऐसा फिनोमेना नहीं दिया। तो हम लोग अपना खाना खुद शरीर के अंदर नहीं बना सकते, हम अपने खाने के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। भैंस का दूध पीते हो, ऐसे ही आप दूध से छाछ, दही ये बनाते हो, बटर बनाते हो, पनीर बनाते हो, मिठाइयां बनाते हो, प्लांट्स के फल फ्रूट लेकर आते हो, खाते हो, सब्जियां खाते हो प्लांट्स की। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं हेटेरोट्रोप्स। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद ना बनाएं, किसी अदर जीव पे डिपेंड करें खाने के लिए, उसे हेटेरोट्रोफिक या हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है। समझ में आ गई? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा, आप बोलोगे तो बच्चा उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, वो मर जाएगा। लेकिन ये मार्कर है, इसे ग्रोथ करवानी ही नहीं है अपनी, तो इसे न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए लिविंग का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बन गया? न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए उनमें। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जो भी आप बाहर से या आप अपने बॉडी में जो भी आप न्यूट्रिएंट बना रहे हो या आप बाहर से खा रहे हो, किस लिए? ताकि ग्रोथ हो, ताकि ग्रोथ हो। तो बच्चा, ऐसे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लें, वो स्वपोषी। जो खाना खुद ना बनाएं, किसी अदर जीव पर डिपेंड करें, वो परपोषी, वो हेटेरोट्रोप्स कहलाते हैं। हम लोग किस में आते हैं? इसमें। प्लांट्स किस में आते हैं? इसमें आते हैं। तो प्लांट्स भी लिविंग हैं क्योंकि प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है। हम लोग भी लिविंग हैं क्योंकि हम लोगों में भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है, दोनों में अलग अलग मोड का हो रहा है, अलग अलग टाइप का हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है।
तो यहां पर न्यूट्रिशन की प्रोसेस के थ्रू आपने क्या लिए, न्यूट्रिएंट्स लिए, आपने पोषक तत्व ले लिए, या तो आपने बनाए या आपने बाहर से खाए लेकिन आपके बॉडी में क्या आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, पोषक तत्व आ गए। अब आए हैं न्यूट्रिएंट्स, आए हैं, अब इन न्यूट्रिएंट्स से आपको एनर्जी निकालनी है। इन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना पड़ेगा। आपने सब्जी दाल जो भी वेज नॉन वेज आपने खा लिया, बनाया बनाकर खा लिया। अब आपके बॉडी में आपकी जो सेल्स हैं उनको चाहिए एनर्जी, उन्हें चाहिए ऊर्जा। सेल्स से कल मैंने बताया था टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम जनरेट होता है और पूरे ऑर्गन सिस्टम से आपके बॉडी काम करता है। तो आपकी जो सेल्स हैं वो काम करती हैं और फिजिक्स में पढ़ा है कि काम करने के लिए क्या चाहिए भैया, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा। तो अगर आपकी सेल्स, आपके टिश्यू, आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो उन्हें लगातार किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं आप खाना क्यों खाते हो तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, मैं एनर्जी बनाने के लिए। कैसी बातें कर रही हो बच्चों वाली, अगर खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे हम। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, एनर्जी की। और एनर्जी की कमी हुई तो हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। और अगर आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा तो जिंदा रह लोगे क्या, नहीं। अगर आपके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे जिंदा रह लोगे, नहीं। आपके किडनी काम करना बंद कर देंगे जिंदा रह लोगे, नहीं। इसलिए मैम अब जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने बाहर लिए, बाहर से लिए हैं, वो लिए बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनसे एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना पड़ेगा। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन न्यूट्रिएंट्स को जिस प्रोसेस के थ्रू तोड़ा जाता है वो नेक्स्ट कैरेक्टर बनता है 5 नंबर पर, डाइजेशन। आपने एक टर्म सुना होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक नेक्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए। किसकी प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस होना चाहिए। जितने भी सजीव हैं उन सबके अंदर पाचन की प्रक्रिया होनी चाहिए। डाइजेशन का मतलब क्या है, आपने खाया खाना, और खाना खाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण में आपने खा लिया बहुत सारा, वेज नॉन वेज, आपने कार्बोहाइड्रेट खा ली, प्रोटीन खा लिया, फैट खा लिया, सब कुछ खा लिया आपने, लेकिन सब कुछ खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस में जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन करवाना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा बच्चों। तोड़ना, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, तोड़फोड़। इनकी तोड़फोड़ करवानी पड़ेगी, इनको तोड़ना पड़ेगा। और जिस केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू इन न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन होता है उसी को आप डाइजेशन कहते हैं, उसी को आप पाचन कहते हैं। अगर मैं पूछूं व्हाई डाइजेशन इज सो नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी सजीव के लिए क्यों इतना जरूरी है डाइजेशन, आपके सामने जवाब है। आप एक लाइन में जवाब दे दोगे कि अगर डाइजेशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और अगर न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो क्या नहीं बनेगी, एनर्जी, ऊर्जा नहीं बनेगी। और बिना ऊर्जा के क्या कोई आपका ऑर्गन काम करेगा, नहीं करेगा। तो डाइजेशन तो बहुत जरूरी है। यस, यही तो मैंने कहा, डाइजेशन इज सो नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइजेशन क्या होता है तो जो भी आप बाहर से न्यूट्रिएंट लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट लेते हैं आप लार्ज फूड, आप खाते हो कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े बड़े अणु खाते हो, जबकि आपकी सेल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो इस छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स, ये छोटे छोटे जिनको इजी फूड बोलते हो आप, जिन्हें सरल भोजन बोलते हो, ये जटिल भोजन था, जटिल भोजन का सरल भोजन में बदलना भोजन का पाचन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फूड को टूटकर, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स फूड इजी फूड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है उसे डाइजेशन, उसे पाचन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए डाइजेशन बहुत जरूरी है। डाइजेशन इज मस्ट।
अगर कोई पूछे आपसे डाइजेशन का मोटो क्या है, मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, आप क्या बताओगे? अगर डाइजेशन नहीं होगा तो भैया कॉम्प्लेक्स फूड या न्यूट्रिएंट है वो कभी टूटेंगे ही नहीं। टूटेंगे नहीं तो इजी फूड नहीं आएगा, और इजी फूड नहीं आएगा तो क्या नहीं बनेगी? ऊर्जा नहीं बनेगी, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो हमारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देंगे। आपका हार्ट, आपका लीवर, पैनक्रियास, किडनी सब फेल हो जाएगा बच्चों। तो आप मर नहीं जाओगे क्या? तो बहुत जरूरी है डाइजेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कितने कैरेक्टर पढ़े कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल है। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म, दूसरा कैरेक्टर। तीसरा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक दिन में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन्हें सबको एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। तीसरा कैरेक्टर हो गया। फोर्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए, पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो चाहे वो हेटेरोट्रॉफिक हो, डजंट मैटर, बस होना चाहिए न्यूट्रिशन का प्रोसेस। फिर जो न्यूट्रिशन में आपने न्यूट्रिएंट लिए हैं या बनाए हैं, उनको क्या करना है? तोड़ना है। और जिस प्रोसेस के थ्रू तोड़ा, तोड़ने से क्या बनी? एनर्जी। तो जिस प्रोसेस के थ्रू तोड़ा उसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, उसे पाचन बोलते हैं। तो डाइजेशन भी क्या हो गया? एक कंपल्सरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये 5 कैरेक्टर हो गए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? अगला कैरेक्टर होता है बच्चों कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर होना चाहिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस। किसका प्रोसेस? उसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, श्वसन होना चाहिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन? चलो बताइएगा। सॉरी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए, व्हाट इज रेस्पिरेशन? क्या होता है रेस्पिरेशन? अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया आजकल तो बड़ी साइंस पढ़ रहे हो, तो बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन का मतलब क्या है? चलिए बताइए, व्हाट इज रेस्पिरेशन? हाँ जल्दी बताइए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार कर रही हूं बच्चों। क्या समझते हो आप रेस्पिरेशन से? सौरभ ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सुप्रिया गुड इवनिंग, आप लेट हो गई हैं बच्चा। चलो बताओ क्या होता है रेस्पिरेशन? क्या समझते हैं आप रेस्पिरेशन से? क्या मतलब है श्वसन का? ओके चलो, सांस लेने को रेस्पिरेशन बोलते हैं, राहुल कुमार ने कहा है। बिल्कुल गलत कहा है आपने। सांस लेने को ब्रीदिंग बोलते हैं। उमेश कुमार ने कुछ हद तक सही बताया है, पायल ने सही बताया है। देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने न्यूट्रिएंट्स लिए, बड़े बड़े लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ने छोटे में तोड़ दिए। अब छोटे का मतलब यह है कि आपके बॉडी में आ गया ग्लूकोज। हमारे बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज आ गया। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। अब इस ग्लूकोज से भी एनर्जी नहीं मिलेगी। इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इस ग्लूकोज को बर्न किया जाता है, इसे जलाया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। और इसका ऑक्सीडेशन करती है कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन आप कहां से लेते हो? जब आप ब्रीद करते हो। मैंने सांस लिया सांस लेने में मैं लेती हूं एयर। एयर का मतलब होता है हवा। हवा का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। मेरे चारों तरफ इस वातावरण में जो सारी गैसेस हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब है। उन सबके मिक्सचर को एयर बोलते हैं। तो मैंने सांस लिया, मैंने एयर ली है, मैंने ऑक्सीजन नहीं लिया है। आप जानते हैं एयर में सबसे ज्यादा 78% में नाइट्रोजन होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब घुला हुआ है। तो कभी भी ये मत कहा करो कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं, हम एयर लेते हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसों का मिश्रण हवा है। हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। फिर क्या होता है, ये हवा आपके जब फेफड़ों तक आती है, नाक से लेते हो, नाक से गले वाले पाइप से फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में होता है खून। वो बात अलग है कि इस हवा में से हमारे ब्लड में कौन सॉल्युबल होता है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस। आपने एयर लिया, एयर में सारी गैसेस आएंगी, लेकिन खून में सिर्फ कौन घुलेगा, ऑक्सीजन घुलेगा। इसका आंसर आगे मिलेगा कि क्यों ऑक्सीजन घुलेगा। बाकी सब गैसेस आउट हो जाते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं। ये ऑक्सीजन खून के साथ घुलकर ऐसे चलता चलता यहां आएगा और यहां आकर किसके साथ जुड़ेगा, ग्लूकोज के साथ। और जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा और तोड़ने से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस यहां से बनेगी एनर्जी। और हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको नाम दिया जाता है एटीपी। एटीपी कुछ नहीं है, आपके घर में आपका कुछ तो नाम होगा, राहुल, सोनू, मोनू। ऐसे ही हमारे बॉडी में जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एटीपी की फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है रेस्पिरेशन। इसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? ध्यान से सुनना। एयर का हमारे खून, एयर का एंटर होना, उस एयर में से ऑक्सीजन का खून में घुलना, उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का, एक ऑक्सीजन आकर ग्लूकोज को तोड़ेगा और जैसे ग्लूकोज को जलाएगा, तोड़ेगा, तो तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का एटीपी के रूप में बनना, इस केमिकल प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है रेस्पिरेशन। इसे श्वसन कहा जाता है। अगर मैं पूछूं रेस्पिरेशन का उद्देश्य क्या है, आप क्या बताओगे? रेस्पिरेशन का उद्देश्य है एनर्जी का बनना, एटीपी का बनना रेस्पिरेशन का मेन मोटो है। इसको कहा जाता है क्या, एक बार फिर से सुनो कि रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। इट इज ए ब्रीदिंग, इसे ब्रीदिंग कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है? तो सुनिएगा क्या कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है हवा का आना, उस हवा में से हमारे खून में ऑक्सीजन का घुलना, इस ऑक्सीजन का आकर इस ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का एटीपी के रूप में बनना। क्या कहलाता है? श्वसन, रेस्पिरेशन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप जब सांस छोड़ोगे तो इसे बाहर आउट कर दोगे। मैंने सांस छोड़ा तो मैंने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी। पानी, आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्स 70% पानी होता है। हमारे शरीर में 70% जल पाया जाता है। ऊर्जा, तो ये ऊर्जा है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। और ये एटीपी स्टोर हो जाती है हमारी सेल्स में। हम किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसका बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। तो ये एटीपी जाकर स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने बचपन से सुना है ये नाम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? एनर्जी है। इसीलिए तो आप स्कूल में इसे बोलते थे एनर्जी हाउस या पावर हाउस। इसे ऊर्जा घर कहते थे। कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का कौन सा घर है जिसके अंदर ऊर्जा बनती है? उस घर को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अब जिस दिन भी आपकी सेल्स को एनर्जी की जरूरत होगी, वो अपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया से ले लेंगी और एनर्जी को काम में लेकर अपना काम करती रहेंगी, जो भी काम है उनका। तो इस मैकेनिज्म को रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन इज ए कंपल्सरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट है तो वो भी रेस्पिरेशन करेंगे, हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट। दिन में वो ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको।
और रात को इसी ग्लूकोज को तोड़ते हैं। इसलिए तो कहते हैं रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, कि रात को पेड़ पौधे हमारी तरह ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। अब पेड़ भी ऑक्सीजन ले रहा है, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हो। अब पेड़ इतना बड़ा है तो वो तो ऑक्सीजन ज्यादा लेगा, आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपका दम घुटने लग जाएगा। इसलिए कहते हैं रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि भैया जो दिन में ग्लूकोज बनाया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उसे जब कोई प्लांट तोड़ेगा तभी तो उसके पास एटीपी बनेगी। और हमने क्या किया? हमने बाजार से लेकर आए बहुत सारा दाल चावल सब लाए, खाया तो ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसको पचाया तो डाइजेस्टिव सिस्टम, देन उसको ग्लूकोज को तोड़ा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है रेस्पिरेशन। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? आपसे पूछेगा कि एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनर्जी मॉलिक्यूल, ऊर्जा वाला अणु कौन है? वो कौन है जिसके टूटने से ऊर्जा बना रही है? ऊर्जा उत्पादक अणु कौन है? तो बताओ किसके टूटने से, किस अणु के टूटने से एनर्जी बन रही है? तो भैया ग्लूकोज के टूटने से। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया कि एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्लूकोज। नेक्स्ट पूछे ग्लूकोज को तोड़ता, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कौन सी गैस करती है? ऑक्सीडेशन कौन सी गैस करवाती है? तो भैया ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। इस ग्लूकोज को तोड़ता कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तोड़ता है तो बनता कौन सी गैस है? CO2। तो रेस्पिरेशन में बाहर कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। मनुष्य के शरीर में कितने % पानी होता है? 70% पानी होता है। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में है? एटीपी की फॉर्म में है। एटीपी को कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का एनर्जी करेंसी। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। जैसे हमारी मुद्रा क्या है बच्चों? रुपीस। अगर आप मार्केट में जाओगे 1 किलो टमाटर खरीदोगे तो आपको 30 रुपए देकर आने पड़ेंगे। ऐसे ही मेरी सेल्स, मेरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो वो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं अपनी। तो कौन सी करेंसी खर्च कर रहे हैं? अपनी एटीपी खर्च कर रहे हैं। तो एटीपी को मनुष्य के शरीर का ऊर्जा उत्पादक, एटीपी को मनुष्य के शरीर का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। वो मुद्रा जिसे खर्च करके आपकी सेल्स टिश्यूज काम करते हैं। जैसे आप रुपीस खर्च करके आप कपड़े लेकर आते हो, सब्जियां लेकर आते हो, मिठाई लेकर आते हो, वैसे एटीपी को खर्च करके आपके ऑर्गन्स काम करते हैं बच्चों। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है। और एटीपी कहां स्टोर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी है, उसके पास ऊर्जा है, इसलिए आपने उसको ऊर्जा घर बोल दिया, उसे आपने पावर हाउस बोल दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ गए मेरी बात? तो ये भी एक कंपल्सरी केमिकल कंपल्सरी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें रेस्पिरेशन होना चाहिए। यस, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो दे कांट सर्वाइव, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो बताइए जरा, हमने कितने सारे लक्षण पढ़ लिए यहां तक की क्लास में? 6 कैरेक्टर पढ़ लिए हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज cell organization, second one is protoplasm, third one is metabolism, fourth one is nutrition, fifth one is digestion, sixth one is respiration। कोशिकीय संगठन, जीव द्रव्य, पोषण की प्रक्रिया, नेक्स्ट पाचन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया और आपकी चयापचय की क्रियाएं होनी चाहिए। ये 6 कैरेक्टर जिसके अंदर हैं वो लिविंग हैं, जिसके अंदर नहीं है वो नॉन लिविंग है। मेरे अंदर है, मैं लिविंग हूं, ये मार्कर के अंदर नहीं है तो मार्कर क्या है? नॉन लिविंग है। तो ये सब कैरेक्टर हैं किसके? लिविंग के। अभी बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे, बस आज के लिए इतना बहुत है, वो हम कल पढ़ेंगे। कुछ और कैरेक्टर बचे हैं जैसे एक्सक्रीशन, जैसे अडेप्टेशन, जैसे लाइफ साइकिल, सब पढ़ाऊंगी आपको कल। जैसे सेंसिटिविटी, ठीक है, ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। अब आज की क्लास में, यहां तक की क्लास में कोई भी डाउट हो तो बताइए। कल हम इस इंट्रोडक्शन को खत्म करके हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आपको सिलेबस लिखवाऊंगी कल, और सिलेबस लिखवाने के बाद हम कल
हाँ, कल तो बस ये खत्म करके सिलेबस लिख पाएंगे, फिर परसों की क्लास से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। जो भी चैप्टर आप सिलेबस